हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। बेटा, आज का मेरा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में स्यूडोमोनास के बारे में। हम स्यूडोमोनास बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे, इसके लैब डायग्नोसिस, इसकी पैथोजेनेसिस, इसके सारे बायोकेमिकल कल्चर के बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। द जीनस स्यूडोमोनास बिलोंग्स टू द फैमिली स्यूडोमोनाडेकी। जो स्यूडोमोनाडेकी फैमिली है बेटा, उसमें से ये आता है जीनस स्यूडोमोनास, विच कंटेन्स ओवर 200 स्पीसीज, जिसमें क्या होता है ओवर 200 से ज़्यादा स्पीसीज इसमें पाई जाती है। ठीक है, स्यूडोमोनास में। स्यूडोमोनास खुद एक जीनस है और ये जीनस एक फैमिली में से आता है, स्यूडोमोनाडेकी फैमिली में से आता है। और इस फैमिली में से ये जीनस जब आता है तो इस जीनस के अंदर भी स्पीसीज है, जिसमें कि कम से कम ओवर 200 स्पीसीज है इसके स्यूडोमोनास की। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डिसीजेस हैज़ बीन कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास अरिगनोसा, या पीएस अरिगनोसा भी हम इसको बोल सकते हैं। पीएस मेल्टोफिलिया, पीएस मलई, पीएस सीडोमलई, पीएस सिपेशिया, पीएस ट्रुडजेरी, पीएस फ्यूरोसेंस, पीएस मल्टीवरेंस एंड पीएस पुडीना। ये सारी स्पीसीज इसमें पाई जाती है। कुछ कॉमन पैथोजेनिक स्पीसीज हैं ये, पर जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है वो है स्यूडोमोनास एरिगनोसा, जो कि क्या करती है, एरिगनोसा डिसीज कॉज करती है, ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक होती है। इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इमेज में देख लो, ये देखो स्यूडोमोनास है ये, इसमें फ्लैजिलास दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे। इस तरीके से इसका एक एनिमेटेड और 3D इसकी इमेज है। ठीक है, इस तरीके से ये दिखता है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास अरिगनोसा मॉर्फोलॉजी देखेंगे सबसे पहले हम इसकी। इट इज सिलेंडर रहता है, यानी लंबे शेप का रहता है ये। ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ये क्या है, एक बेसिलाई है, कोकाई नहीं है, कोको बेसिलाई नहीं है। ठीक है, ना ही डिप्लोकोकाई है, ना ही मोनोकोकाई है, ये है सिर्फ एक बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। इसका साइज है, जो मेजरमेंट है इसका 1.5 से लेकर 1.5 से 3 से लेकर मल्टीप्लाई बाय 0.5 μm इसका साइज़ है। नॉन कैप्सुलेटेड रहता है, यानी कोई ऐसी कोई शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर्मेशन नहीं करता। नॉन स्पोरिंग होता है, यानी कि कोई स्पोर फॉर्म करके एक नया बैक्टीरिया स्यूडोमोनास को नहीं बना देता है ये। एंड इज एक्टिवली मोटाइल बाय पोलार फ्लैजिलम, और एक्टिवली मोटाइल रहता है, यानी ये मोटाइल बैक्टीरिया है। और इसका किसके थ्रू मोटाइल है ये, इसके पोलार फ्लैजिलम के जैसे ये मोटाइल है। जैसे विब्रियो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, विब्रियो कैसे एक्टिवली मोटाइल था, उस तरीके से ये भी एक्टिवली मोटाइल रहता है उसके पोलार फ्लैजिलम के द्वारा। मोस्ट स्ट्रेन्स पॉजेस पेलाए, और अधिकतर के जो इसकी स्ट्रेन्स होती हैं इसमें पेलाए होता है, यानी कि जो फ्लैजिला रहता है उस तरीके की चीज़ें ऊपर रेशे दिखते हैं इसके ऊपर। इट इज़ नॉन कैप्सुलेटेड थ्रू म्यूकॉइड स्ट्रेन्स में समटाइम ऑकर, क्योंकि कैप्सुलेटेड नहीं रहता है तो इसके ऊपर जो म्यूकॉइड की स्ट्रेन्स रहती कभी कभी बन जाती है। ओकेजनली स्ट्रेन्स हैव 2 और 3 पोलार फ्लैजिला, और ओकेजनली यानी कभी कभी कुछ स्ट्रेन्स पे 2 से 3 फ्लैजिला नज़र आते हैं। ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। अब देखेंगे हम इसकी पैथोजेनेसिस। इट कॉजेस इन्फेक्शंस मोर कॉमन इन पेशेंट्स विथ न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया वाले पेशेंट्स में, जिसमें जिनको न्यूट्रोफिल्स की कमी हो जाती है, ऐसे पेशेंट्स में ये मोस्टली डिसीज होती है। सिस्टिक फिब्रोसिस जैसी कंडीशन में, बर्न्स एंड दोज ऑन वेंटिलेटर्स, जो लोग जल गए हैं या तो वेंटिलेटर्स पे है, ऐसे लोगों को ज़्यादातर ये स्यूडोमोनास के द्वारा इन्फेक्शन होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंट कॉजिंग नोसोकोमियल इन्फेक्शन, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन करता है, यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा ये कॉज करता है। इट इज़ ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू कॉमन एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसेप्टिक्स दैट इट एस्टेब्लिशेस इटसेल्फ वाइडली इन हॉस्पिटल। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल्स में एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट से क्या होता है, ये रेजिस्टेंट हो जाता है, और रेजिस्टेंट होने के बावजूद भी के कारण क्या करता है, ये हॉस्पिटल में रहने के बाद भी, क्लीन माहौल रहने के बाद भी आपको ये डिसीज़ कॉज करता है, क्योंकि उससे ये हो जाता है वहाँ पे रेजिस्टेंट रहने के उस इन्वायरमेंट से। इक्विपमेंट्स सच एस रेस्पिरेटर, ऐसे इक्विपमेंट से ये होता है जैसे कि रेस्पिरेटर, ऑक्सीजन लगा हुआ होता है उनसे, नेबुलाइजर्स वगैरह से, एंड एंडोस्कोप्स, है ना,
आर्टिकल्स सच एज बेड पेन्स, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बेड पेन्स हो गए पेशेंट्स को यूज़ किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस हो गए जो फ्रिक्वेंटली कंटेमिनेटेड हो जाते हैं स्यूडोमोनास के कारण, क्योंकि स्यूडोमोनास क्या हो गया, इससे रेजिस्टेंट हो गया है। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, ये रेजिस्टेंट होने के कारण डिसीज कॉज करता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉज करता है ये। द अदर कॉमन इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय इट आर, और अदर जो कॉमन इन्फेक्शन जो इसके कारण होते हैं वो होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन फॉलोइंग कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन के कारण होता है ये। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा स्यूडोमोनास के द्वारा, वो कैथेटराइजेशन के द्वारा, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स प्रेजेंट है हॉस्पिटल में उसके द्वारा भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्यूडोमोनास क्या हो गया, उससे रेजिस्टेंट हो गया है। तो इस पर हॉस्पिटल की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ रेजिस्टेंट हो गया है ना, हॉस्पिटल साफ सफाई रख रहा है, पर उसके कारण भी क्या होता है, इन्फेक्शन कर देता है। एक्यूट प्यूरुलेंट मेनिंजाइटिस फॉलोइंग लंबर पंचर, एक्यूट प्यूरुलेंट मेनिंजाइटिस हो जाता है फॉलोइंग लंबर पंचर। लंबर पंचर करते हैं ना, लंबर रीजन से CSF का कलेक्शन करते हैं, उस समय भी क्या होता है, ये इन्फेक्शन कर सकता है। पोस्ट ट्रैकियोस्टॉमी पल्मोनरी इन्फेक्शन, पोस्ट ट्रैकियोस्टॉमी पल्मोनरी इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रैकियोस्टॉमी करने के कारण सेप्टिसीमिया हो जाता है, ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है ना, मैलिग्नेंसी और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के समय। वुंड एंड बर्ड इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया एंड ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आई इन्फेक्शन हो जाता है, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग वास्कुलाइटिस विच लीड्स टू हेमोरेजिक इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स, इन्फेंटाइल डायरिया, इस तरीके की चीज़ें, इससे इन्फेक्शन होता है स्यूडोमोनास से। इसकी ये क्या है, पैथोजेनेसिस हमने देखे, इन्फेंटाइल यानी बच्चों में डायरिया हो जाना, है ना, कि मतलब आपका संबंध अगर हॉस्पिटल से है, अगर आप एडमिट हो, वहाँ जा रहे हो, तो आपको बहुत मोस्टली चांसेस है कि आपको स्यूडोमोनास के द्वारा इन्फेक्शन हो जाए। अब हम देखेंगे इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है, सबसे पहले इसका स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन में क्या क्या लेते हैं, पस लेते हैं, वुंड स्वैब लेते हैं, यूरिन लेते हैं, स्पूटम लेते हैं, ब्लड लेते हैं और CSF, इस तरीके के सैंपल हम कलेक्ट कर सकते हैं। यानी पस यानी कोई घाव हो गया और घाव में से पस फॉर्मेशन हो रहा, वुंड है, कोई घाव है, उसमें से स्वैब लेते हैं, यूरिन सैंपल, स्पूटम, ब्लड और CSF, इस तरीके के सैंपल हम स्यूडोमोनास के डायग्नोसिस के लिए हम कर सकते हैं। कल्चर, इट इज़ अ स्ट्रिक्ट एरोब एंड ग्रोज वेल ऑन ऑर्डनरी मीडिया। ये एक स्ट्रिक्ट एरोब होता है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि काय में ग्रो होता है, एरोबिक कंडीशन में ग्रोथ होता है, यानी कि ग्रो होता है जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। समझ में आ रही मेरी बात, ऐसी कंडीशन में ग्रो होता है बेटा ये जहाँ पे ऑक्सीजन इसको मिल सके, विदाउट ऑक्सीजन ये ग्रो नहीं होगा, तो इसलिए स्ट्रिक्ट एरोब बैक्टीरिया है। एंड ग्रोज वेल यानी अच्छे से बढ़ता है ऑन ऑर्डिनरी मीडिया, ऑर्डिनरी मीडिया में भी, जैसे कि लाइक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट अगार, ऐसे ऑर्डिनरी मीडियाज में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ फॉर्मेशन करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, ग्रोथ इसकी 37 डिग्री सेल्सियस है, बट ग्रोथ ऑकर्स एट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 से 42 डिग्री सेल्सियस का भी अगर टेम्परेचर रहेगा तो इन टेम्परेचर्स में भी क्या होगा, ये ग्रोथ कर पाएगा ये बैक्टीरिया, क्योंकि क्या हो गया, ये हॉस्पिटल जैसी जगहों पर रह रहे, ये उससे रेजिस्टेंट हो गया है ना, तो उस तरीके की ये ग्रोथ देता है। न्यूट्रिएंट अगार एंड ब्लड अगार। न्यूट्रिएंट अगार में कैसे दिखता है, कॉलोनीज आर स्मूथ, कॉलोनी स्मूथ दिखती है, रफ नहीं दिखती है ऊपर से, लार्ज बड़ी बड़ी दिखती है, ट्रांसलूसेंट यानी कि पारदर्शित दिखती है, लो कॉन्वेक्स कम रहती है, कॉन्वेक्स 2 to 4 mm इन डायमीटर, 2 से 4 mm इसका डायमीटर होता है। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अ स्वीटिश एरोमेटिक ऑर्डर, और जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोड्यूस करता है एक स्वीटिश एरोमेटिक ऑर्डर, यानी कि मीठी सुगंध वाली स्मेल प्रोड्यूस करता है ये ऑर्गेनिज्म जब कॉलोनी में ग्रोथ करते हैं न्यूट्रिएंट अगार की। दिस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ 2 अमीनो एसिटोफिनॉन, जो 2 अमीनो एसिटोफिनॉन के प्रोडक्शन के कारण ये अलग से केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसके कारण क्या होता है, स्वीट एरोमेटिक स्मेल आती है। देयर इज ग्रीनिश ब्लू पिगमेंट विच डिफ्यूजेस इनटू द मीडियम, और एक ग्रीनिश ब्लू पिगमेंट ये प्रोड्यूस करता है जो कि मीडियम में मिल जाता है, घुल जाता है, और वो कॉलोनी में फिर नजर आता है। इमेज में बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ब्लड अगार, कॉलोनी कैरेक्टर्स आर सिमिलर टू दोज ऑन न्यूट्रिएंट अगार,
इसके जो कॉलोनी के कैरेक्टर्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर है न्यूट्रिएंट अगार से। मैनी स्ट्रेन्स आर हिमोलाइटिक ऑन ब्लड अगार, और इसकी जो स्यूडोमोनास की अधिकतर जो स्ट्रेन्स होती हैं वो हिमोलाइटिक होती हैं ब्लड अगार के लिए। देखो न्यूट्रिएंट अगार में मैंने आपको बताया था ग्रीनिश ब्लू कॉलोनी देता अपीयरेंस देता है। ये पिगमेंट दिख रहा है आपको, ग्रीनिश और ब्लू पिगमेंट नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरीके का ये पिगमेंट शो करता है। और इधर देखो आप इसमें ब्लड अगार में इसने पूरी तरीके से आपको हिमोलाइज कर दिया है ब्लड का, ठीक है। तो इसकी बहुत अधिकतर स्ट्रेन क्या करती है, हिमोलाइज करती है। ऊपर वाली इमेज न्यूट्रिएंट अगार की है और नीचे वाली इमेज क्या है, ब्लड अगार की है। इस तरीके का ये दिखता है। आपको स्मूथ कॉलोनीज दिख रही है, इसमें बड़ी बड़ी कॉलोनीज दिख रही है, लार्ज कॉलोनीज, स्मूथ कॉलोनीज दिख रही है, और हल्का सा ब्लूइश ग्रीनिश कलर दिख रहा है। और नीचे वाली कॉलोनी जो ब्लड अगार में है उसमें दिख रहा है पूरा कंप्लीट जोन ऑफ हिमोलाइसिस ये देता है। इस तरीके की ये ग्रोथ शो करता है। तो इस वीडियो को मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, और जिसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम इस पर कंटिन्यूशन करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, और भी जितनी सारी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।